फ्रांसीसी क्रांति, ये नाम आपने सुना ही होगा। विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल टी स्टेज प्रताप में। आज हमें देखने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति, परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। हम इसके नोट्स और जो हमारे प्रश्न हैं इसमें उनको हम पिछली वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारी एसएसटी की क्लास 9 की और सोशल साइंस की जो क्लास 9 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एसएसटी नाम से है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर नए हों तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको आप जब देखेंगे उसको देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे, क्योंकि वो इतना ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न। ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब देखिए आगे हमारे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें प्रश्न, लुईस 16 कब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था? तो उत्तर होगा हमारा 1974 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका पूरा चैप्टर रिव्यू हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। तो इसमें मात्र हम इन्हीं को करेंगे, और जो इसकी भूमिका वाले जो प्रश्न है पीछे दिए गए हैं बड़े बड़े जो, तो उन प्रश्नों को क्या है मैं पहले करा चुका हूँ। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में, मुझ पर इतना लोड है काम का तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालना भूल जाता हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा वैसे तो किस कब हुआ था? 1974 में। अब देखिए इसमें मैं एक और 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने मौका दी आपको बताता हूँ, हम बनाते हैं। तो लुईस 16 की शादी कहाँ से हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुई थी। लुईस 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था 1974 में। हम चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न, लुईस 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उनकी उम्र क्या थी? लुईस 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था तब उनकी उम्र कितनी थी? 20 साल थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? हम देखते हैं, कुछ प्रश्न साथ ही देख लेते हैं, जल्दी से कवर हो सके। प्रश्न देखें, इसमें बहुत प्रश्न हैं, आप टेंशन ना लें। देखिए एक और बात मैं आपको बताता हूँ जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप में मोटिवेशन डालने की बात है। तो देखिए क्या बात है कि जो हम क्लास 9 के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्लास 9 तो में हम तो बेसिकली पास हो ही जाते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या बनाना है? आपको क्लास 10 बोर्ड्स एग्ज़ाम, हमेशा बोर्ड्स एग्ज़ाम को अपना लक्ष्य बनाना है। उनमें ही हमारी परसेंटेज कूदी जाती है, यानी बताई जाती है, तो उसमें ही आपको टॉप करके दिखाना है। मेरा विश्वास आपको तोड़ना नहीं है, मेरा विश्वास है आप टॉप करें। तो इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर के ये प्रश्न लिख नोट करना, ये डालना वीडियो, तो ये सब किसके लिए? आप सभी लोगों के लिए। तो कृपया इनको वीडियो को अच्छी तरह से देखें, पूरी देखें, स्किप ना करें, और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनको एक तरीक़ा से याद कर लें, और इनको हो सके तो अपनी नोटबुक जो है उस पर नोट कर लें। वीडियो को क्रम से देखें। हम पहले जो हमने नोट्स देखे हैं, जब आप उसके बाद इसे देखेंगे इस वाली वीडियोज़ को, तो आपको अधिक समझ में आएगा। तो वीडियो क्रम से देखना ना भूलें। तो चलिए, बोर्ड से एग्जाम हमेशा हमारा लक्ष्य होना चाहिए क्लास 10। तो हमारा प्रश्न है, लुईस 16 जब राजगद्दी पर आसीन होने का समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के कारण थे। जो लुईस 16 के राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के कारण क्या थे? उत्तर में क्या लिखेंगे हम? लुईस 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के प्रमुख कारण थे लंबे समय तक चले युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, लिब्रे क्या है? इसे कब समाप्त कर दिया गया? तो लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है हमारी? यह फ्रांस की मुद्रा होती है, जिसे 1974 में क्या कर दिया गया था? समाप्त। इसे क्यों कर दिया गया था कि जो हमारा 1900 नहीं दोस्तों, सोच देखिए मैं 1900 बोलता हूँ, 1794 में समाप्त कर दिया गया था। जो हमारा 1792 था, तो जो लुईस 16 था यहाँ का राजा था, उसको क्या लगी थी? फांसी न्यायालय द्वारा। तो 1974 में इसकी जो संविधान बना था इसका, वो नष्ट कर दिया गया था। तो इसके साथ इस मुद्रा को भी नष्ट कर दिया गया था 1974 में। इसकी मृत्यु हुई थी जुलाई में।
जनवरी में ऐसी हुई थी। प्रश्न नंबर हमारा सेकंड है, फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? उत्तर होगा 21 सितंबर 1992 में। फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? 21 सितंबर 1992 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही है? किस प्रश्न में कही है? तो हमारा इसका आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन को हमें उत्तर संसाधन बात की गई थी, वो इस क्वेश्चन में की गई थी, विच बुक हैज प्रोसेस्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट। तो किस में बात कही गई थी? ये इंग्लिश में दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस बुक में की गई थी। जो हमारी गवर्नमेंट की बुक है, यानी सरकारी विद इन पावर ऑफ डिवीजन की बुक जो होती है, किस पुस्तक में सरकार ने बात की थी? तो किस में? डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की जो सरकारी किताब है, डिवीजन ऑफ पावर में बात की गई थी। किसकी? सत्ता विभाजन की। नेक्स्ट पॉइंट, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट का मतलब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम अभी देखेंगे। हमको शांति से पढ़ना है, एकदम शांति से हमें याद हो सके। प्रश्न नंबर 8, 18वीं शताब्दी में फ्रांस को कितने स्टेटों में बांटा गया था? 18वीं शताब्दी में फ्रांस को 3 स्टेटों में बांटा गया था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब मैं इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचना बताता हूँ आपको। जो हमारा प्रथम स्टेट था, उसमें कौन कौन आते थे? पादरी आते थे, बोल देता हूँ मैं। और द्वितीय स्टेट में क्या आते थे? कुलीन वर्ग, जो किसानों से क्या करता था? सामंती कर वसूलता था, कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में हमारे गरीब मेहनती लोग आते थे, वैसे वकील, वैसा वाले थे। तृतीय स्टेट 3 भागों में विभाजित था, जिसका चित्र आप देख सकते हैं। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक में ये ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं दिए गए हैं आपकी में, लेकिन मैं आप लोगों को परीक्षा में टॉप कराने के लिए कर रहा हूँ, खुद बनाए मैंने ये। तो देखते हैं हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न, फ्रांसीसी समाज के कौन से स्टेटस को लोग टैक्स अदा करते थे? इन वर्ग में कौन से लोग आते थे? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कुलीन है, तो इसमें बता रहा है फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। इनमें वर्ग के व्यवसायी, इस वर्ग में व्यवसायी वर्ग और किसान एवं मजदूर वर्ग के लोग आते थे। व्यवसायी थे वो पैसे वाले थे, किसान और मजदूर क्या थे? गरीब थे। तो इसमें वर्ग अदा कर दिए गए। लेकिन टैक्स जो अदा करते थे तृतीय स्टेट के लोग। मैं जो कहना चाह रहा था कुलीनों के बारे में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुलीन थे वो टैक्स किसको अदा करते थे? कुलीन, जो हमारे किसान भाई थे, किसान लोग थे, उनसे कुलीन टैक्स लिया करते थे, सामंती कर वसूलते थे कुलीन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये आप याद कर लीजिए, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुलीन जो हमारे किसानों से कर वसूलते थे उसको क्या कहते हैं? सामंती कर। ये हमारी परीक्षाएं जो है 10th की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाते हैं दोस्तों ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इन्हीं से हमारा क्या होता है? विस्तृत उत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न ये आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइद और टाइल में अंतर। फ्रांस में धार्मिक कर को टाइद और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा जाता है। धार्मिक कर क्या है? जो पादरी वर्ग थे वो चर्चों से लिया करते थे। जो पादरी चर्चों से नहीं, चर्च में रहते थे पादरी लोग, तो पादरी लोग हमारे किसानों से टाइल नाम का कर लिया करते थे, जिसे हमने क्या नाम दिया? टाइद, धार्मिक कर जिसे कहा जाता है, धार्मिक कर। आपकी एग्जाम में प्रश्न है टाइद किसे कहा जाता है? तो टाइद क्या है? धार्मिक कर है। प्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है? जिसे हम टाइल कहते हैं। सीधे सरकार को वहन करने वाले कर को हम क्या कहेंगे? टाइल कहेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुई 16वें को के कर बढ़ने के कारण क्या हैं? तो इसके कारण क्या थे? देखिए इसके कारण हैं, ये नोट हुए हुए हैं यहाँ। उत्तर, लुई 16वें के कर बढ़ाने के निम्न कारण थे। पहला क्या था? जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा, फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ। वित्तीय संसाधन में कमी। बार बार युद्ध की मार। अब देखिए मैं इसके बारे में थोड़ी थ्योरी आपको बता देता हूँ। जो लुई 16वां था,
जनसंख्या में वृद्धि तो थी, फ्रांसीसी समाज पर कर्ज का बोझ पहले से भी था, वित्तीय संसाधन में कमी थी। जब वो राजा बना था जो लुई 16 है, लुई 16वां, तो वहीं संसाधन में कमी थी। किसके कारण? बार बार युद्ध की मार के कारण। तो देखिए जो फ्रांस था उस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज कब चढ़ा? अमेरिका के, या आप नोट करें या ना करें, इसको आप ध्यान से सुन अवश्य लें। जो शत्रु था ब्रिटिश, जो फ्रांस का भी था अमेरिका का भी था, तो ब्रिटिश था, उसने क्या किया था, फ्रांस के जो हमारे 13, फ्रांस के नहीं, अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर कब्जा कर रखा था। तो फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में अमेरिका की मदद की थी। तो जो युद्ध चला था ब्रिटिश से फ्रांस का अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़ाने के लिए, तो उसमें क्या था, उसके कारण, उसी के कारण ही जो लुई 16वां था उसकी सरकार पर क्या था, 10 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ा था, और पहले से इस पर 2 अरब लिब्रे का कर्ज था ही, तो टोटल 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। 1984 की बात है ये, लगभग 1900 नहीं, सॉरी, देखिए मैं 1900 बोलूँ, 1784 की बात है। तो ये तब की बात है। तो जो कर्जदार थे फ्रांसीसी समाज को, जो कर दे रहे थे फ्रांसीसी सरकार को, वो अब क्या करने लगे थे, अपना वो मांग रहे थे, वो दर यानी ब्याज मांगने लगे थे। तो इसीलिए जो लुई 16 था उसकी मजबूरी थी कि कर वो बढ़ाए। तो यही थी, मैं थ्योरी बताना चाह रहा था, वो मैंने आपको बता दी। ये आपको प्रश्न नोट करते जाना है, नोट अवश्य करें दोस्तों। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टेटस जनरल क्या है, यह क्या कार्य करता है? तो उत्तर है हमारा, एस्टेटस जनरल एक सरकारी संस्था थी। एक नए कर की मंजूरी के लिए एस्टेटस जनरल की बैठक बुलाई जाती थी, यह नए प्रस्तावों पर अनुमोदन करता था। जो एस्टेटस जनरल मानी कहा जाता है, जो हमारे 3 एस्टेटस थे फ्रांसीसी समाज के, प्रथम एस्टेटस, द्वितीय एस्टेटस, तृतीय एस्टेटस, तो इनके जनरल थे। तो देखिए वहाँ एक और बात थी, जो प्रथम और द्वितीय एस्टेटस के जनरल जो थे, वो राजा क्या करता था, लुई 16, वो कुर्सियों पर बैठाता था लाइन से, और जो तृतीय एस्टेटस के जनरल जो जाते थे वहाँ सभी की बैठक बुलाई जाती थी, उनको क्या किया जाता, खड़ा किया जाता था उनकी कुर्सियों के पीछे, उनकी बात पर भी अधिक गौर नहीं किया जाता था। तो क्या है होता था, नए प्रस्तावों पर क्या है, बैठक बुलाई जाती थी। तो ये एस्टेटस जनरल है, क्या थी, सरकारी संस्था थी। प्रश्न, 1991 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? 1991 में नेशनल असेंबली को सौंपा था। 1991 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा था? नेशनल असेंबली को। प्रश्न, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। आपको नोट करते चलने दोस्तों, मैं बार बार रिवाइज नहीं मरा पाऊंगा आपको। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन थे? हमारे रूसो थे। लुई 16वें की मृत्यु कैसे हुई? न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। मैंने कहा था 1 जनवरी में हुई थी या जुलाई में, तो मुझे क्लियर नहीं पता था, लेकिन कब हुई थी उसकी मौत की सज़ा सुनाई गई थी? 21 जनवरी 1973 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। किसके आरोप में? देशद्रोह के आरोप में। फ्रांस के इतिहास में किस समय को आतंक का युद्ध कहा जाता है? तो इसका उत्तर मैंने जानबूझकर नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका उत्तर आपको स्वयं देना होगा। अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बताऊंगा तो अभी बताऊंगा, लेकिन क्या है, पहले आप, मैंने नोट्स कराए थे उसमें लिखा था। तो इसमें क्या था, जो हमारा 19 देखिए 1793 से 1794 तक। अब देखिए मैं तो कभी कभी बोल ही देता हूँ मिसिंग, 1773। तो इसको कब फांसी दी गई थी? 21 जनवरी 1973 में नहीं दी गई थी दोस्तों, 21 जनवरी 1773। देखिए यहाँ क्या किया है, ये क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक कर दिया टाइपिंग वाले ने। तो टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दिया, तो क्या हुआ है, मैंने भी आपको थोड़ा बहुत गलत समझा दिया इस प्रश्न के बारे में। तो गलती है, आप चिंता ना करें, मैं उसको क्लियर अवश्य कराऊंगा। तो उसकी मृत्यु कब हुई थी? 21 जनवरी 1973
21 जनवरी 1700 कब हुई थी? 92 में। ये बात आप नोट कर लीजिए। देशद्रोह के आरोप में उसको मौत की सज़ा सुनाई गई कब? 21 जनवरी 1792 में। आतंका युद्ध कब कहा जाता है? 1793 से 1794 को आतंका युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट क्या होगा हमारा? नए प्रश्न। फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था? जो फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने का जो मतदान था वो किसके अधिकार पर दिया गया था? किस प्रकार से दिया गया था? किसके अधिकार पर नहीं, मतदान का अधिकार किस प्रकार से? तो है हमारा आंसर होगा फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुकाते थे। जो सक्रिय नागरिक थे उन्हें ही मतदान देने का अधिकार प्राप्त था। महिलाएं मतदान नहीं करती थी। सक्रिय यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो पैसा वाले थे, उच्च वर्ग के नहीं, पैसा वाले जो सक्रिय थे, जो गरीब थे उनको नहीं था। नेशनल असेंबली ने जो मतदान किया, उसने जो संविधान बनाया था, जो नेशनल असेंबली ने, तो उसने क्या किया था? मतदान के अधिकार में जो सक्रिय लोग थे उन्हें ही मतदान करने का अधिकार था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? फ्रांस में सम्राट लुई 16 के शासन में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस आधार पर बांटे गए थे? इनमें किसको मतदान का अधिकार था? तो क्या था? जो लुई 16 का था तब की बात है। 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, 3 दिन की मजदूरी होती है उसके बराबर कर चुकाते थे, उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था। शेष सभी पुरुष महिलाएं क्या थे? के रूप में वर्गीकृत थे। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लुई 16वें के फिर से कर लगाने की खबर कौन सी व्यवस्था ने लोगों के गुस्से की ओर बढ़ा दिया? क्या है? सवाल को दोबारा से हम रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं। लुई 16वें के फिर से कर लगाने की खबर कौन सी व्यवस्था ने लोगों को गुस्से की ओर बढ़ा दिया? क्या था वो? अखबार के माध्यम से था। देखिए लिखने का तरीका है प्रश्न को आप जब उत्तर है कि फिर से कर लगाने की खबर के विशेषाधिकार वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्से की ओर बढ़ा दिया, इसमें कुछ विशेष वर्ग के लोगों को क्या थे? विशेषाधिकार दिए गए थे। जैसे पापी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनको क्या था? कर नहीं देना पड़ता था। तो जो हमारा मध्यम वर्ग था उसको भी कर देना पड़ता था। मध्यम कौन? जो व्यापार करते थे उन्हें मध्यम वर्ग कहा जाता था। तो उन लोगों को गुस्सा आ गया बहुत अधिक, क्योंकि भैया उनकी सोच अधिक थी, वो सक्रिय थे, इसीलिए उनको गुस्सा आ रहा था। तो गुस्सा बढ़ गया था विशेषाधिकार वाली व्यवस्था से। नेक्स्ट मेन पॉइंट, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचारों ने किस प्रकार आग में घी डालने का काम किया? उनके विचारों को किस प्रकार जनसाधारण तक पहुंचाया गया था दार्शनिकों के? तो उत्तर क्या है? लुई सरकार के निरंकुश शासन और जर्जर हो चुकी और भूखी जनता, महंगाई की मार, अमीर गरीब की चौड़ी खाई और असुरक्षा की भावना से फ्रांस की क्रांति आग भी सुलग रही थी कि विरचो ने आग में घी डालने का काम किया। विरचो क्या है? ये एक दार्शनिक थे जिन्होंने क्या किया? जो लोगों के दिल में जो गुस्सा था उसमें घी डाल दिया, यानी उसको भड़काने का काम दिया। इन्होंने क्या किया? उसको उजागर कर दिया था। लोगों को उनके विचारों में अपना भविष्य नज़र आया। किसके विचारों में? विरचो के विचारों में। उनके विचारों पर फ्रांसीसी हाउस क्या था? उनके विचारों पर काफ़ी हाउस एवं सुलीनों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तक तथा अखबारों के माध्यम से उनके विचारों का व्यापक प्रसार हुआ। यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है।
प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किसका शासन था? किसका था? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। नेक्स्ट प्रश्न बहुत हैं दोस्तों इसमें, अभी तो बहुत सारे प्रश्न देखिए। तो ये हमारे आखिरी प्रश्न है, कुछ अधिक नहीं है, करते जाइए बस, कोई अधिक नहीं है। देखिए ये हमने कर ही लिया। देखिए मैंने चाहा था वीडियो अधिक लंबी ना हो, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, हमको वही पढ़ना तो है। अब वीडियो लंबी हो या छोटी उसे हमें गौर नहीं देना है, ठीक है। प्रश्न क्या है? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख निम्न कारण हैं: लुई सरकार का निरंकुश शासन, मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण, दार्शनिकों के विचार जो लोग को क्रांति के लिए प्रेरित किया। क्रांति का कारण ये भी था, जो दार्शनिक थे उनके विचारों ने लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित कर दिया, ये भी एक कारण ही तो है। महंगाई, बेरोजगारी और बार बार युद्ध से फ्रांस की सरकार पर कर्ज का बोझ, कर में भारी वृद्धि, ये क्या थे? प्रमुख कारण थे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम प्रश्नों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? सन 1941 में फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? सन 1941 में प्राप्त हुआ था। प्रश्न है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्या था? यह फ्रांस के सबसे मशहूर क्लबों में से एक था। यह फ्रांस के सबसे मशहूर क्लबों में से क्या एक था? ये क्या था? एक क्लब था। कौन सा? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिकेशन वीमेन क्या था? एक मशहूर क्लब में से एक था। हमारा प्रश्न है नेक्स्ट, प्रश्न, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन था? उनकी मृत्यु कैसे हुई? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। लुई की मृत्यु के बाद जैकोबिन का शासन हुआ। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया था, जो इसने नीतियाँ बनाई थी, किसने? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। किसका नेता था? जैकोबिन क्लब का। इतनी सख्ती से लागू की, जो इसके समर्थक थे वो भी क्या करने लगे? त्राही करने लगे। और जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और फिर उसके अगले दिन उसे गिरफ्तार कर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन सर को धड़ से अलग करने वाली मशीन है, जिसको हम गिलोटिन कहते हैं। इसका नाम किसके आधार पर पड़ा? जिसने ये बनाई थी, वैज्ञानिक थे गिलोटिन, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा, इसका नाम गिलोटिन पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिकेशन वीमेन क्लब की एक प्रमुख मांग क्या थी? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकेशन वीमेन क्लब की एक प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। महिलाओं को क्या होना चाहिए? पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये क्या थी? उसकी मांग थी। किसकी? जो क्लब था, मशहूर क्लब, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड पब्लिकेशन वीमेन। प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, सन 1974 में नए संविधान से फ्रांस की महिलाओं को किस बात से निराशा हुई थी? उन्होंने क्या मांग रखी थी? क्या है हमारा प्रश्न का उत्तर? उत्तर है, महिलाओं को इस बात की निराशा हुई कि 1794 में, सॉरी दोस्तों मेरे पढ़ने में मिस्टेक हो रही है, मैं क्या है पढ़ाते पढ़ाते बोर हो चुका हूँ, तो थोड़ी मिस्टेक हो रही है, लेकिन आप चिंता ना करें, आप लोगों के लिए यही सब है। आपको टॉप करना है तो आपको मेहनत करनी है, मुझे तो आपका सहारा है।
मैं आपके ही सहारे से क्या कर रहा हूँ, ये मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें प्लीज़। महिलाओं को किस बात की निराशा हुई कि 1971 में संविधान में उन्होंने निष्क्रिय नागरिक दर्जा दिया गया था उन्हें, महिलाओं को। उन्होंने निम्नलिखित मांगें रखी थी। महिलाओं को मताधिकार मिले, उन्हें असेंबली के लिए चुने जाने राजनीतिक पदों की मांग। ये क्या रखा था महिलाओं ने? जो 1971 में जो संविधान बना था उसमें उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, उन्हें नागरिक नहीं बताया गया था महिलाओं को। तो ये क्या था जो मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ, लेकिन आप प्रश्न को नोट कर लीजिए। अब इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से हमको क्या करना है, एक को सॉल्व करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, देख लेते हैं दोनों को क्या है। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कौन कौन से कानून लागू किए थे? किसने? क्रांतिकारी सरकार ने। प्रश्न नंबर 2 है, क्रांतिकारी सरकार द्वारा फ्रांस में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए लागू किए गए किन्हीं 5 नियमों का उल्लेखन कीजिए। तुम लागू किए गए नियम पूछ रहा है या 5 पूछ रहा है, तुम 5 नियम बता देते हैं। हमारा पहला नियम क्या है? सरकारी विद्यालयों की संस्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। पिता उनके मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं थे। क्या है ये? नियम बनाए गए थे क्रांतिकारी सरकार द्वारा। शादी के स्वैच्छिक अनुबंधन माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। इस कानून में तलाक को कानूनी रूप दिया गया। इस कानून के अनुसार महिलाएं अब व्यवसाय प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और क्या छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थीं जो महिलाएं थीं वो। तो 5 आपको दिए गए हैं, ये आप नोट कर लीजिए। प्रश्न, आतंक राज के दौरान महिलाओं पर कौन कौन से अत्याचार किए गए? आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लगा दिया। जो महिलाओं का क्लब थे उन्हें बंद कर दिया गया कि महिलाएं इकट्ठा ना हो सकें, राजनीतिक गतिविधियों पर विचार विमर्श ना कर सकें, इसलिए क्या किया था, क्लब बंद कर दिए गए। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आंसर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारक कौन थे? उत्तर है दास प्रथा का उन्मूलन के जैसे सुधार प्रमुख थे। क्या था? दास प्रथा का उन्मूलन जैसे सुधार प्रमुख थे। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारक कौन थे? तो क्या था? दास प्रथा के उन्मूलन जैसे सुधार प्रमुख थे। महिलाओं के जीवन में सुधार और उनकी शिक्षा और व्यवसाय कार्य के सुधार किए गए। इसके द्वारा जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधार थे। डायरेक्टरी या डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी इसको हम कह सकते हैं, डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के नए संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया। ये परिषदें 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका की नियुक्ति किया जिसे डायरेक्टरी कहते हैं। 5 सदस्यों वाली इसमें डायरेक्टर रखे जाते थे 5। तो क्या हुआ था, उन डायरेक्टरों में भी लड़ाई होने लगी थी। तो सैनिक नेपोलियन तानाशाह नेपोलियन था, उसका शासन आया था। तो दोस्तों हमारे अब अधिक प्रश्न नहीं बचे हैं, चलिए हम इन प्रश्नों को फटाफट कर लेते हैं। इसको देखिए, फ़ोन में मेरे में फ़ोन नहीं, तो इसमें क्या है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया। तो अभी तो हमारा बहुत कुछ है, तो आप इसे एक काम कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं अब आपको कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें। पहला प्रश्न नोट कर लो। सेकंड प्रश्न रोक रहा हूँ, आप ये फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है मेरा। मैं प्रश्न वाइज वीडियो को पॉज करता हूँ।
यहाँ तक है ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने 2 प्रश्नों का उत्तर दिखा और ये इसका आगे का उत्तर है, ये आप नोट कीजिए। इसको भी नोट कर लें। तो दोस्तों मुझे आशा है आपने सभी नोट लिए होंगे। आज हमने देखे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और अपने चैनल टी स्टेज प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।